सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़े। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। अगेन ये कंदा करनन करके है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ कल्चर पार्ट, जो कि जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बन डेवलपमेंट चैलेंजेस भारत में क्या क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 1 के अंदर। यू हैव अ सेपरेट टॉपिक कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के अंदर जो है वी कैन इंक्लूड दिस टॉपिक। देन यू हैव 6 गीगाहर्ट्ज, जो कि अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट एंड क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी एट द यूनाइटेड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। सो दिस इज अगेन रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ एनवायरमेंट पार्ट, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमी का जो हिस्सा है उस पर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। देन यू हैव अ मेंस क्वेश्चन दैट इज देयर। मेंस क्वेश्चन देखते हैं। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन। तो स्पिरिचुअल और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं they can play an important role in the economic growth economic growth of the region। ठीक है, तो you have to write it down, illustrate, मतलब you have to give example। ये टॉपिक आपका बनता है 10 मार्क्स का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। और ऐसे टॉपिक में यू नीड टू बी वेरी वी कैन से यू नीड टू हैव अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस। अगर आप लिखते हो, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप आंसर सेंड कर सकते हैं। आकलन प्लस का जो इवेल्युएशन है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक। सैटरडे से आपका शुरू हो जाएगा और पूरा आप क्वेश्चंस का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस अपलोडेड रहेंगे जिस पर 200 प्लस आपके क्वेश्चंस आपका इवेल्युएशन होगा। 5-1-2-1 सेशन होगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 5 ऐसे होगा। बाकी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनका आंसर इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो सोच रहे हैं दे कैन कंटिन्यू देयर थिंकिंग। उसके बाद ये सारे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज भी ऑफर 50% का रहेगा, 50% ऑफ आपका रहेगा बिकॉज आप लोग जो है जल्द से जल्द ज्वाइन करें एंड इसको स्टार्ट आपका इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। प्रीलिम्स का नया बैच आएगा, प्रीलिम्स का कंप्लीट बैच नया ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें सब कुछ होगा और डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। सौरभ पांडे UPSC.com पे आपको जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, वहाँ भी कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी कर सकते हैं। या सौरभ पांडे CSE ऐप से भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपका इथिक्स, ऐसे बहुत सारी जो डिफरेंट और भी चीज़ें हैं उनको भी आप एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, कोर्सेस अलग अलग। तो यहाँ देखते हैं, पहला टॉपिक है दैट इज कंडा कर्नन करके है। ये क्या है? ये एक पॉपुलर थियम करके है। थियम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू नीड टू नो। ये रिचुअल है दैट कम, जिसमें आपका हिंदू लाइक है ना, हिंदू रिचुअल है जिसमें डांस, म्यूजिक, वर्शिप, हर चीज़ है, हर चीज़ आपकी रहती है। और ये केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ये ओरिजिनेट हुआ नॉर्थ केरला के अंदर और इसे कोलियट्टम या तीरा भी बोलते हैं। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप जो कि सेलिब्रेट करता है बिलीफ ऑफ एंशिएंट ट्राइबल एंड स्पिरिट ऑफ देयर एंसेस्टर्स। मतलब जैसे अगर आप देखोगे कि कोई भी आप, मतलब अगर आप अपने गांव से जुड़े होगे तो वहाँ पे कोई ना कोई डिटीज़ होती हैं। जैसे किसी को एक जो आपकी गांव है उसकी देवी माना जाता है, ऐसा स्थिति रहती है, तो जाते हैं। जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है तो उनकी प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माना जाता है कि जैसे जो उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर्स की स्पिरिट को सेलिब्रेट करना, एंशिएंट ट्राइबल्स जो है उनकी बिलीफ, ऐसा माना जाता है उस चीज़ को सेलिब्रेट करना। और उसके लिए कई सारी चीज़ें की जाती है सेलिब्रेशन के दौरान, जिसमें डांस, म्यूज़िक, वर्शिप, हर चीज़ आपके इन्वॉल्व रहती है। तो इसमें कई सारे, जैसे आप इमेज देख सकते हो, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मेकअप्स होते हैं, ब्रेस्ट प्लेट्स, बैंगल्स, गार्लैंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो परफॉर्मेंस है उसे कोलम बोला जाता है। तो वो एक आप श्राइन बनी होती है। श्राइन मतलब जो भी जो मान्यता है जिस भी गॉड से रिलेटेड, उनका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है। और कोर्ट यार्ड है, उसके अराउंड जो परफॉर्मर जिसे कोलम बोलते हैं वो उसका वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। एंड फिर वो टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइस जो है ऑडियंस पर थ्रो करते हैं। तो ये थियम शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंडा कर्नन जो है क्या है? ये पॉपुलर थियम है जो कि परफॉर्म किया जाता है बहुत सारे टेम्पल्स और कल्चरल साइट्स जो है केरला के अंदर। एंड ये आपका एनुअल थीरा थय्यम कलियट्टम फेस्टिवल जो कन्नूर और ये कर्नाटका केरला रीजन के अंदर है, तो वहाँ पे ये जो फेस्टिवल आता है उस दौरान इसको काफ़ी अधिक परफॉर्म किया जाता है। इसे शैवा थय्यम या थियम जो है बोला जाता है। मतलब इसमें इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो परफॉर्मेंस है ये
जनरली परफॉर्म किया जाता है इन लोकेशन, जैसे कावू है, देवस्थानम है, थारावाडू है, ऐसी। तो ये फैक्ट याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, बट स्टिल वी हैव टू लाइक मतलब वी हैव टू कवर दिस थिंग बिकॉज क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। अगर बात किया जाए तो अच्छा खासा इसमें प्रश्न बन सकता है, खास तौर से प्रॉब्लम्स में देखा जाए तो उसमें अच्छा प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द अर्बन डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स एंड रियलिटी। अब इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो क्या है कि एक तरफ आपका रूरल एरिया, एक तरफ आपका अर्बन एरिया। जैसे भारत में बात किया जाए तो यू हैव अ रूरल एरिया, मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी भारत में रूरल एरियाज़ में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, और अर्बन एरियाज़ जो हैं। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में क्रिएट होती हैं, जो पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में आपकी क्रिएट होती है, इस वजह से बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करके जाते हैं। अब अर्बन एरियाज़ की जब बात किया जाए तो वहाँ पे कई सारे चैलेंजेस है। आप इमेजिन करो कि अगर किसी सिटी की कैपेसिटी अगर 50 लाख की है और वहाँ पे आपका 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो बहुत सारा प्रेशर रिसोर्सेज पे आता है, चाहे पानी हो, चाहे हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, बहुत सारे चैलेंजेस आपके आते हैं। तो अर्बनाइजेशन किस तरीके से प्लान करके किया जाए, दैट इज़ अ चैलेंज, दैट हैज़ टू बी सीन। तो अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका टॉपिक आपका फ्रेम हुआ है। अब इसमें कहा गया कि ये आप याद रखना दैट इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डबल हो सकती है, 400 मिलियन से लेके 800 मिलियन तक हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। अब इसमें लगभग 70 लाख करोड़ की जरूरत है बाय 2036 फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फैक्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अभी फिलहाल के लिए हम जो एनुअली सरकार कर रही है 1.3 लाख करोड़। तो अब ये स्थिति है कि अगर जिस तरीके से अर्बनाइजेशन भारत के अंदर हो रहा है तो उसमें बहुत सारी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की भी। अब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अब वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी हमें, नेचुरल एस्पेक्ट का भी ध्यान में रखना है, इकोलॉजी का भी ध्यान में रखना है, ह्यूमन सेंट्रिक अर्बनाइजेशन ना हो ऐसा देखना है, जो स्पेस है उसमें जो इकोलॉजी है उसको भी ध्यान में रखना है, जो नॉन ह्यूमन स्पीसीज़ है उनका भी ध्यान में रखना है। अब ये जब किया जाएगा, सपोज करो वी आर मूविंग टुवर्ड्स और प्रोसीडिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जब ये सब किया जाएगा तो उसमें कई सारे जो कॉस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व होंगे। अभी वी कैन से लगभग वी नीड अराउंड ₹1.3 लाख करोड़ की हमें जरूरत पड़े, मतलब वी आर इन्वेस्टिंग अराउंड ₹1.3 लाख करोड़, और जिसका रिक्वायरमेंट अराउंड 70 लाख करोड़ है। म्यूनिसिपल फाइनेंस की बात करें तो ये भी आपका स्टैग्नेट है 1% ऑफ द जीडीपी 2002 से, मतलब जो म्यूनिसपैलिटी है, बिकॉज अर्बन एरिया उसमें जो म्यूनिसपैलिटी है इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसका भी फाइनेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है। म्यूनिसपैलिटी लगभग 45% कंट्रीब्यूट करती है अर्बन इन्वेस्टमेंट में। अर्बन लोकल बॉडीज जो है ओनली 5 से 20% ही पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट इतना अधिक नहीं होता है, और जो वी कैन से फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज की दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। इस वजह से देर इज अ चैलेंज कि हम किस तरीके से अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। टैक्स कलेक्शन लगभग 25 टैक्स कलेक्शन, इफ़ यू टॉक अबाउट द टैक्स कलेक्शन, सो टैक्स कलेक्शन आपका अराउंड ₹25,000 करोड़ है, जो कि मात्र 0.15% ऑफ द जीडीपी, और जगह पे कंपेरेटिवली हायर परसेंटेज जो है जीडीपी की देखने को मिलती है। अनस्पेंट रेवेन्यू की बात करें 23% म्यूनिसिपल रेवेन्यू आपका रिमेन अनस्पेंट है, मतलब स्पेंड नहीं होता। मेजर सिटीज़ जैसे हैदराबाद और चेन्नई वो यूज़ करता है 50% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो पॉइंट इज दैट वी हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। इतना डेटा तो याद नहीं होगा, दैट वी हैव टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, वी हैव टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कैपेसिटी। हमें जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी इंप्रूव करने की, किसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी? वी हैव टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ लोकल बॉडीज़। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपनी जिम्मेदारी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कही गई कि अगर इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज़ करना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक ऑप्शन है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकता है। अर्बन सर्विसेज का जो कॉस्ट रिकवरी है वो भी इतना अधिक नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट और रेवेन्यू का है कि मतलब अगर आप अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको प्रोवाइड करने में जो पैसा खर्च हो रहा है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो काफ़ी गैप है उसमें। सपोज करो आपने कोई सर्विस क्रिएट की अर्बन एरियाज़ के अंदर, एंड सपोज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपने सर्विस जो है वो क्रिएट की, उसमें आपका पैसा लग गया, लेकिन जो रेवेन्यू आप उससे जनरेट करो दैट इज़ फार लेस। तो इससे क्या होता है, लिमिटेशन हो जाती है। इवन
जो ऑलरेडी जो रनिंग क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अधिक नहीं हो रही, तो ऑलरेडी जो रनिंग आपकी सर्विसेज हैं वो भी बहुत समय तक सस्टेन शायद ना कर पाए। तो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग नीड्स जो हैं वो आपका ज़रूरत पड़ रही है, म्यूनिसपैलिटीज़ उनका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, रेवेन्यू कलेक्शन जरूरी है, फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें भी रिडक्शन है, और ये कॉस्ट रिकवरी चैलेंजेस भी है। मतलब जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से मतलब किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से ज़्यादा, वी कैन से है ना, जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट से ज़्यादा आपका जो आपका जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो नहीं आपका हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेजेंट चैलेंजेस आपके किस तरीके से इमर्ज जो है वो आपके हो रहे हैं। दूसरा देखो यहाँ पे एक और डुअल प्रोंग्ड अप्रोच की बात की गई, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बहुत सारे जो मेजर्स वो लेने की ज़रूरत है जो कि हेल्प कर सकते हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट में जो भी आर्थिक लेवल पे चैलेंजेस है। मतलब अगर आपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को नहीं इंप्रूव किया, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को नहीं इंक्रीज किया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम किस तरीके से अपने अर्बन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल वे में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कैसे रोड बनाओगे, कैसे स्कूल बनाओगे, कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, और भी डिफरेंट तरीके से जो एक सेफ और इंक्लूसिव सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है अर्बन स्ट्रक्चर है वो हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो हम लें, चाहे लॉन्ग टर्म हो मीडियम टर्म हो, उनको लेना। फिर म्यूनिसिपल गवर्नेंस है, म्यूनिसपैलिटीज़ जिस तरीके से कार्य करती हैं तो उनकी ऑटोनॉमी बढ़ाना, उनका जो फाइनेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो गठन किया जाता है जिसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल बॉडीज़ के फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाता है, तो उसके लिए मतलब ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, सरकार को भी प्रयास करना कि ऐसे जो फाइनेंस कमीशन है उनके रिपोर्ट्स के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करे जिससे कि एक अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल आपका किया जा सके। तो यहाँ पे इंडिया को लगभग 70 लाख करोड़ की जरूरत है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाया जा सकता है। रोबस्ट पाइपलाइन 600 to 800 प्रोजेक्ट नेसेसरी है। ये भी कई सारे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में देखोगे तो वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बेसिकली आपके बहुत सारे जो आपके ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपके नए लेकर आए जाएँ, उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत मैटर करता है। डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स, जिसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी और जिसके पास नहीं है तो उस गैप को कैसे दूर किया जाए, उस डायरेक्शन में भी वर्क करना है। लैंड वैल्यू कैप्चर इन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट स्पेशली मेट्रो, ये भी है इंपॉर्टेंट है कि जैसे कई सारे जो लाइक अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बहुत सारी जो लैंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उस पर वैल्यू एडिशन किस तरीके से किया जाए। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, स्पेशली मेट्रो रेल्स है, इनको इंटीग्रेट करना, इससे काफ़ी सारी जैसे कनेक्टिविटी बनेगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लोग दूर दूर भी सेटल हो सकता है अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज़ आपकी बनती है। तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो डिपेंड किस पर करता है कि हम किस तरीके से अपने अर्बन गवर्नेंस को मेंटेन करते हैं, स्ट्रक्चरली कैसे उसको सस्टेन करते हैं, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को कैसे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इस चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, मतलब ऐसा डेवलपमेंट मॉडल अपनाना पड़ेगा जो जिस पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी हम ध्यान रखें, प्लस फ्यूचर जो जनरेशन उसके नीड को भी पूरा करें, जो भी हम इंडिया का सिटीज़ को हम ग्रो करना चाहते हैं। तो बहुत सारा कोलैबोरेशन है अमंग गवर्नमेंट लेवल, प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल है, उनके बीच में कोलैबोरेशन होना और प्राइवेट सेक्टर को भी इम्प्रूव करना ऐसा ज़रूरी है। जो गवर्नेंस कैरी आउट की जाती है सरकारों के द्वारा, जो भी अपनी जिम्मेदारी सरकारों के द्वारा निभाई जाती है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ इनोवेशंस जो है लाए जाए, एफिशिएंसी जो है वो आपका लाया जाए, और एक कॉम्प्रहेंसिव, मतलब एक ऐसा नहीं कि एक रुकता की तरह समान रूप से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं अर्बन गवर्नेंस के लिए। हमें ज़रूरी है कि हम एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाएं, एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच को जो है वो अपनाएं। ठीक है, ये माइंड मैप है, फटाफट आप देख सकते हो, ये रिवाइज हो सकता है। अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है, जो करंट अफेयर का बैच चल रहा है, तो उसमें जो मैं वीडियोस कंपाइल्ड करके आपको डालूंगा उसमें ये माइंड मैप आपको मिलेंगे। बाकी ये जो सेशन का पीडीएफ में और बाकी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी। माइंड मैप और दूसरी चीज़ें आपको, अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है तो उसमें आपको मिल जाएगा। बट ये खाली पीडीएफ नहीं, मतलब वो जो वीडियोस में आपको अपलोड करता हूँ लेक्चर में, खास तौर से अगर आप देखो जो
सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन आपको मिल रहा है प्रहार बैच के अंदर, उसमें यू विल गेट द पीडीएफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वाई इंडिया 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम डिलेमा क्या है। अब इसमें कंसोल प्रो कंसोल की बात की गई है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बाय 2021 बहुत सारे जो देश है जैसे जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यूएई और यूके एंड यूएस, ये क्या है कि डी लाइसेंसिंग करना स्टार्ट करना 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई यूज। देखो क्या होता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जो ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है। जैसे टेलीफोन है वो काम करेगा, टेलीफोन को सर्टेन मतलब कंपनीज को स्पेक्ट्रम एलोकेट किए जाते हैं और उस स्पेक्ट्रम का यूज़ करके टेलीफोन काम करता है। बट यहाँ पे क्या है कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो वाईफाई यूज़ के लिए उसे डी लाइसेंस किया जा रहा है। वाईफाई 6E जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे ये जो वाईफाई 6E स्टैंडर्ड है 2021 में इनेबल्ड, इसके तहत रूटर्स को इनेबल किया गया था जिसकी तहत ऑपरेट ऑन 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको जो वाईफाई 6E है इस पर सर्टेन चेंजेस किए गए थे, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में वो काम कर सके। अब इसमें कहा गया कि जो मैक्सिमम स्पीड अचीवेबल है वो बहुत हाई है और दैट कैन रीच टू लाइक 9.6 Gbps तक रीच आपका कर सकता है, तो ये कहा गया है। अब जो 6 गीगाहर्ट है, जो 6 गीगाहर्ट स्पेक्ट्रम है, इस पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5925 मेगाहर्ट्ज से लेके 7125 मेगाहर्ट्ज तक। अब कई सारी कंट्रीज जैसे भारत और चाइना की बात करें उसमें अभी तक इन्होंने परमिट नहीं किया कि 6 गीगाहर्ट जो स्पेक्ट्रम उसे वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कमेंट सेक्शन में वाईफाई का आप फुल फॉर्म बता सकते हैं। इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसका भी एम क्या है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे वायरलेस फ्रीक्वेंसी एलोकेशन में, और इसमें जो है 6 गीगाहर्ट बैंड विजन पर रीच आपका किया गया था। ऑल्दो कई देशों के में कई सारे डिसएग्रीमेंट है कि जो स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या होगा 6 गीगाहर्ट बैंड का, क्योंकि ग्लोबली देखा जाए, क्योंकि कई देश में कुछ फ्रीक्वेंसी को एलोकेट किया गया किसी पर्पस के लिए, कई देश में दूसरी फ्रीक्वेंसी को एलोकेट किया गया दूसरे पर्पस के लिए, तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और यूनिफॉर्मिटी कैसे लेकर आ जाता है वो एक चैलेंज आपका बन जाता है। अभी जो 6 गीगाहर्ट बैंड है ये करंटली इसरो को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एलोकेट किया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ठीक है, तो दिस बैंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद द वाईफाई लाइक एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने 6 गीगाहर्ट को एलोकेट किया है इसरो को, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम वाईफाई में उसका इस्तेमाल अगर हो रहा है तो उसमें कोई इंटरफेरेंस होगा, ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया ने जो एक्सटेंशन है 2027 तक लिया भी था कि वो 6 गीगाहर्ट जो है स्पेक्ट्रम है उसका यूज़ स्टार्ट कर देगा। टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 6 गीगाहर्ट स्पेक्ट्रम के कंटेक्स्ट में 5G 6G टेक्नोलॉजी के लिए। अब इसमें जो कई सारी टेक कंपनीज हैं, कई फोरम्स हैं, उसमें कहा भी गया है कि जिस तरीके से यूएस में लोकेशन किया जाता है 6 गीगाहर्ट बैंड का वाईफाई यूज़ का, तो वैसा भारत में भी अलाउ किया जा सके, और कई कंपनीज इस पर फोकस भी आपका कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसको कंसिडर करने की बात की है, और लाइक कंसिडर फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल ऑफ डी लाइसेंसिंग हाफ ऑफ द गीगाहर्ट स्पेक्ट्रम वाइड डेलिब्रेटिंग ऑन द हाफ, मतलब डी लाइसेंस करके उसको दोबारा से एलोकेट आपका किया जा सकता है, आधा किया जा सकता है और आधा जो है वो रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हो, यू कैन, है ना। तो यहाँ पे 6 गीगाहर्ट जो बैंड है वो इसरो को सैटेलाइट यूज़ के लिए अभी करता ही है। टेलीकॉम ऑपरेटर और 5G 6G कंपनीज जो हैं वो फुल एलोकेशन की तरफ जा रही हैं, बहुत सारी टेक कंपनीज भी हैं। उसके बाद सरकार डी लाइसेंसिंग की तरफ प्रोसीड कर रही है, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल फॉलो करने की बात आपकी कर रही है। ये आपका प्रहार बैच अगर आप हिस्सा हो तो उसमें आपको ये माइंड मैप्स आपको मिलेंगे, जितने भी पिक्चर और इमेजेस हैं वो आपको उसमें अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, मतलब जो कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें सब आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक आपका आता है दैट इज फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट एंड क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी एट द यूएन कॉन्फ्रेंस। तो COP29 पर हमने काफ़ी सारी चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, कल भी शायद मैंने आपको एक PDF प्रॉपर प्रोवाइड किया था। तो COP29 जो आपकी हुई थी, यहाँ पे COP29 शब्द का मतलब याद रखना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग, आपकी 29th मीटिंग बाकू अजरबैजान के अंदर हुई थी। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ऐसे ही बहुत सारी मीटिंग होती है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, सबका डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, किस नंबर की मीटिंग है उस बेसिस पे रखा जाता है। तो फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट है, इस पर डिबेट काफ़ी अधिक हुआ था, यूएन क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस बाकू के अंदर हुआ था, इसमें कई सारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उन्होंने कहा भी था, और उनका ये था कि
अकाउंटेबिलिटी फॉर ओवरसीज पॉल्यूशन टू द डेवलपिंग नेशंस, ये बहुत जरूरी है। तो देखो क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो कोई देश है, डेवलप्ड देश है, और वहाँ पे उसने किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में काफ़ी अधिक पॉल्यूशन जनरेट हुआ, और उस चीज़ को आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर किसी पॉल्यूटिंग चीज़ को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो जनरेट होगा, तो इसे हम एक्सपोर्ट ऑफ एमिशन भी कह सकते हैं। तो ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में भी कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कब तक आप रिड्यूस करोगे, उसका पूरा टारगेट सामने रखना, ये चीज़ हाईलाइट की गई थी। अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट एमिशन के लिए नहीं है अगर एक्सपोर्टेड फॉसिल फ्यूल की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि देखो अगर आप फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें भी क्या है कि दैट विल ऑल्सो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार आपका होगा, तो कहीं ना कहीं जो एमिशन है उसको भी हम एक्सपोर्ट जो है कर रहे हैं। तो कई सारी कंट्रीज है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, वो मेजर फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्टर है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये भी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर्स हैं अगर हम फॉसिल फ्यूल एमिशन की बात करें। यूएस जो फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट है वो लगभग 2 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था 2022 में, और फिर उसके बाद है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। टॉप ऑयल और गैस प्रोड्यूसर यूएस बन गया है। अब धीरे धीरे डिमांड में भी चेंजेस आ रहे हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं रशिया पे अपना जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। चाइना जो है टॉप बायर है यूएस के क्रूड ऑयल और कोल का। नॉर्थ अफ्रीका की बात करें वो भी एक ग्रोइंग मार्केट है यूएस के कोल के लिए, और रिसेंट एक्सपोर्ट को देखा जाए तो यूएस का कोल एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल का एक्सपोर्ट है, दिस इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट ऑफ एमिशन एज वेल, क्योंकि उस फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एक्विजिशन अगेन वेस्टर्न नेशंस फॉर लेक्चरिंग, है ना, कई चीज़ें कही जाती है कि आप एक तो खूब सारा प्रोड्यूस कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, और फिर और देशों को कह रहे हो कि नहीं नहीं आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ, या फिर आप ये कहते हो जैसे यूरोपियन यूनियन जैसे देश है, वो आपका जो ग्रुपिंग है उनमें जो मौजूद देश है उनका कहना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में आप कार्बन एमिशन जो है वो ना हो, और अगर होता है तो CBAM मैकेनिज्म के तहत उस पर टैक्स इम्पोज आपका किया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एमिशंस को ध्यान रखना जरूरी है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेकर रखना जरूरी है, और ये चीज़ आपकी COP29 मीटिंग के अंदर इस बार डिस्कस भी हो सकता है, इस पर आपका जो प्रश्न है वो फ्रेम हो जाए। ठीक है, ये माइंड मैप है, अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है तो उसमें आपको माइंड मैप अवेलेबल रहेगा जो आपके लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, आकलन सीरीज है, ये सैटरडे से आपको इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे से 200+ आंसर इवेल्युएशन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। 5 1-to-1 सेशन है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, अब एक बार जब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी हो सकता है फिर आपको ऑफर अवेलेबल ना हो। आज भी ऑफर 50% ऑफ का ऑफर आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बाद में फिर आप रिक्वेस्ट रेस करते हो सर, है ना, बाद में जैसे आपको एकदम से पता चला या एकदम से आपकी नींद थोड़ा सा जो है उठी, तो वहाँ पे फिर आपको रहेगा सर आप फिर ऑफ़र दे दीजिए, फिर ये कर दीजिए। ऑफ़र लगातार चलता जा रहा है। एक बार ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ऐसे के अंदर हम लोग लगातार चीज़ें कर रहे हैं, एक बार होगा तो आपका इवेल्युएशन होगा, 5 1-to-1 सेशन होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ज्वाइन करने के लिए आप saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सौरभ पांडे CSE आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बाकी कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, ये आप देख लो। और सौरभ पांडे CSE आप जरूर से डाउनलोड आपको करना है, और टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन देखो, और आप ये जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख के इवेलुएट करा सकते हो, जो आपकी आकलन प्लस है उसमें, जिसमें 200+ क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप 1 ईयर के लिए जुड़ते हो तो 200+ क्वेश्चंस आपके इवेलुएशन होगा। 3 मंथ्स और 6 मंथ का भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर इसको आप लिखोगे आपको आइडिया लगेगा क्या ऐसा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेरी है, और अपना आंसर आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।